हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ में, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए भाई दोस्तों, हम लोग जो टारगेट करने जा रहे हैं वो एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करने जा रहे हैं। इस टारगेट को हासिल करने के लिए मैंने बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज डे 27 है। देखिए 27 डेज से कंटिन्यू आपको सीरीज़ मिल रही है। एक ज़रूरी चीज़ और, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं पूरी गिवन सीरीज़। वहाँ पर आपको 1 से लेकर 26 पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को 2x की स्पीड पे देखना, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा मेहनत करनी है और आप बाकी लोगों से आगे निकलना है। ठीक है जवानों, तो शुरू हो जाएं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको भी जान लेते हैं भैया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ये यहाँ से थोड़ा सा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप देख लेना भैया, है ना। रोज़ाना एक ही बात मेरे को बोलनी पड़ती है, मैं वो उस एक बात को रोज़ रोज़ नहीं बोलूँगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, वो किससे जुड़ा हुआ है? सिनोनिम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिनोनिम से जुड़ा हुआ है। आपको समानार्थी बताना। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने में ही आधे से ज़्यादा लोगों का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो जान लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से काम करेगा और कैसे कैसे करके इसके अंदर दिया गया है। देखिए, इन ऑर्डर टू सपोर्ट कंट्रीज विद कंसर्टेड अप्रोच फॉर एन इल्यूसिव एंड गवर्नमेंट लेड द असेसमेंट फॉर द पोस्टर डिजास्टर एंड डैमेज लॉसेज एंड रिकवरी नीड्स एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव रिकवरी। तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड आया कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव के 2-3 मीनिंग होते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव रिकवरी प्लान, पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ पर क्या मीनिंग निकलेगा। वैसे कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है समझना, कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज आता है। दूसरा एक कॉम्प्रीहेंसिव का मीनिंग होता है पूर्ण रूप से। क्या होता है? पूर्ण रूप से होता है दूसरा कॉम्प्रीहेंसिव। तो यहाँ पर हमको जो वर्ड दिया गया है वो किसको बता रहा है? पूर्ण रूप से। क्लियर का मतलब तो होता है स्पष्ट। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कोई रोक लगा देना, स्टॉप कर देना या बैन कर देना, एबॉलिश। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज़ क्या हो, रेगुलर चल रही हो, कंटिन्यूस। ठीक है, सस्टेनेबल। और कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, पूरी हो जाए, है ना, पूरी हो जाए। तो अभी क्या बोला गया है? पूर्ण रिकवरी प्लान बनाया जा रहा है। कैसा बनाया जा रहा है? पूर्ण रिकवरी प्लान बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। देखिए, अब इस तरीके से पूछ रहा है एसएससी, पैराग्राफ के अंदर आपको उलझा देंगे वो लोग। अगर किसी को परफेक्ट मीनिंग होगा याद तो वो आसानी से कर जाएगा। परफेक्ट मीनिंग याद नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे आप लोग? करना पड़ेगा ना परफेक्ट मीनिंग याद। परफेक्ट मीनिंग को याद करो प्रॉपरली, और होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 2 क्या कह रहा है? 2 वाला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है आपको आपको अगेन एक लेटर दिया गया है। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर वर्ड दिया हुआ है अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब क्या होता है? किसी से क्या करना? आग्रह करना, आग्रहपूर्ण। ठीक है, सिंसियरली का मतलब क्या होता है? योर सिंसियरली, शिष्टाचारी या आज्ञाकारी बोल सकते हैं, शिष्टाचारी या आज्ञाकारी। कंप्यूटर उसमें लिखते हैं ना छुट्टी की एप्लीकेशन में, योर सिंसियरली वो सब। ठीक है, वर्ड दिया हुआ वर्डली, सिंपल सा पता चल रहा है वर्ड जिसके अंदर क्या बहुत सारे वर्ड हों, है ना। तो हम बोल सकते हैं शब्द, क्या बोल सकते हैं? शब्दों का आडंबर। कैसे हो जाएगा? शब्द आडंबर पूर्ण। शब्द आडंबर पूर्ण, शब्द बहुत सारे हों और क्या एल वाई लगा हुआ ना, शब्द आडंबर पूर्णता से, यानी कि पूरे शब्दों के भंडारों से। जैसा आपके पास में बहुत अच्छी वोकैब होनी चाहिए। वर्बोस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव। वर्बोसली है ना, तो टॉकेटिवली हो जाएगा, टॉकेटिवली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एम्बिगियसली। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? दुविधा होता है, यानी डिलेमा होता है। मैं दिल की सुनूं कि माँ की सुनूं, मैं दुविधा में हूँ। तो अनलेसली का मतलब क्या होता है? आज्ञापूर्ण, जो सब चीज़ों की आज्ञा मानेगा, सबका सम्मान करेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, सिनोनिम पूछा था आपसे, अगेन सिनोनिम पूछा गया है और यहाँ पे वर्ड दिया गया है हमारे पास में डेंजरस। डेंजरस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। तो पहला वर्ड देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है? रिस्की। भैया पहला वाला वर्ड ही आंसर होना चाहिए ऑटोमेटिकली, है ना। रिस्की का मतलब क्या होता है? जोखिम भरा, तो यही इसका आंसर है फाइनल। अच्छा, बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभार्थी। बेनिफिशियल, लाभकारी। ठीक है, सेफ का मतलब सुरक्षित होता है, ये सभी को पता है। रिलीज का मतलब क्या होता है? किसी को मुक्त कर देना, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, मुक्त कर देना। रिस्की का मतलब हो गया खतरा। अब पैरिल का मतलब भी खतरा हो सकता है, यहाँ पर डिजास्टर भी खतरा होता है।
ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, इधर उधर की बातें ना हो वीडियो के अंदर, अप टू द मार्क बातें हों। ठीक है, मोटिवेशन के लिए भैया तुम कोई और चैनल देख लो, मोटिवेटेड होना है, सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने पेरेंट्स होते हैं, अपनी फैमिली होती है, आपकी सिचुएशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप अपनी सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर पा रहे हो तो आप दुनिया के सबसे मोटिवेटेड आदमी हो। अगर आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर तो आप मोटिवेटेड आदमी नहीं हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड दिया हुआ है अनाउंस्ड। अब अनाउंस्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की घोषणा करना। क्या होता है? घोषणा करना, अनाउंस। ठीक है, सीक्रेट का मतलब क्या होता है? किसी का कोई मतलब राज हो, है ना, कोई आप बोल सकते हैं कोई राज। नेक्स्ट है डिक्लेयर। डिक्लेयर्ड का मतलब घोषणा करना होता है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, हेड का मतलब क्या होता है? छिपना। हेड, हाइड होता है ना, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हेड। एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना। बहिष्कार करना यानी बॉयकॉट करना। ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर आंसर, फोर्थ नॉट। यू शुड मार्क ऑन द कुछ ऑप्शन नंबर 2। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। हाउ द थिंग्स मूव। हियर वी हैव अ वर्ड क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कोई बहुत ज़्यादा छल करने वाला हो, कनिंग पर्सन हो। ठीक है, कनिंग हो, चीट करने वाला पर्सन हो। क्रुक्ड मतलब उससे छल किया गया हो, चीट किया गया हो। सेकंड फॉर्म है ना, तो चीटेड हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? किसी को मरोड़ना, मरोड़ना, ट्विस्ट कर देना। टेकन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, फाइंड। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो हो जाएगा प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना होता है, यूलॉजी भी कहलाता है। टोस्टेड का मतलब क्या होता है? सिका हुआ। कि हम लोग सेकते हैं ना, ब्रेड सेकते हैं या टोस्ट को सेकते हैं, गर्म करते हैं, तो सिका हुआ होता है। सिनोनिम आपको बताना है क्रुक्ड का। अब कनिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर बताएगा, गोल गोल बातें करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। इज इट करेक्ट? Are you getting my voice or not? Are you getting my answer? So option number 1 will be our final answer. Okay, let's see. Question number 5. Sorry, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है बताइए बेटा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। क्या बताना है? एक शब्द में उत्तर बताना है। अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द टू एंड मोर नेशंस ऑफ द पीपल। दो लोगों के बीच में कोई संबंध होना, पहले के जो संबंध होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो भैया इजी है आंसर, इजी है आंसर। अच्छा, पहले तो ये वर्ड देख लीजिए, बॉन्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, बॉन्ड जो वर्ड आता है कभी अकेला तो आता नहीं है, और अकेला आ भी गया तो किसका मतलब क्या होता है? शुभ। वैसे आप लोगों ने सुना होगा जब किसी को कोई सागर में यात्रा करने के लिए जाता है तब क्या बोलते हैं? बॉन वॉयज, है ना, अलविदा करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड का मतलब, इस धर पे बॉन्ड का मतलब क्या होता है? शुभ होता है। सिंगल वर्ड तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस वर्ड को अगर मैच करके मीनिंग निकालते हैं तो उसका मतलब क्या निकलेगा? शुभ। अच्छा, चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र। चार्टर का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। पैक्ट का मतलब होता है संधि। और कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है? किसी से एग्री होना यानी सहमत होना। अभी क्या करना है हम लोगों को? दो नेशंस के बीच में क्या है? एग्रीमेंट है, लिखित एग्रीमेंट है, औपचारिक एग्रीमेंट है, पैक्ट है, यानी कि संधि, संधि है। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 पर आ जाइए। 7 वाला क्या बता रहा है? आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 टू 79, जिसकी उम्र कितनी हो? 70 से 79 के बीच में हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्या एज्ड, एज्ड का मतलब तो उम्रदरार होता है। पेंशनर, क्या उसको पेंशन मिलती है? ओल्डी का मतलब बूढ़ा, नहीं बेटा ये नहीं। इसमें एक वर्ड आ रहा है सेप्ट्यूआ। सेप्ट्यूआ का मतलब होता है 70, और जेनेरियन का मतलब क्या होता है? एज होता है। जेनरेशन से आया ना, जेन, जी एन वर्ड आया ना, जेन, जेनरेशन से, तो जेनेरियन मतलब वो 70 वर्ष का हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ये फ्री हिट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। सेप्टिवा वर्ड से ही समझ में आ रहा था कि 70 वर्ष है, आपको सोचना नहीं था। ठीक है, आपने पढ़ा है ना, मोनो, डाई, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टो, नैनो, डेका, ये मैथ्स में पढ़ी है ना इक्वेशंस, तो ये उसी से बना हुआ है हमारे पास। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्या कह रहा है बेटा? 8 में आपको क्या करना है? मैनी एनालिस्ट आर टिपिंग स्टेपल्स।
ब्लू चिप कंपनीज टू द वेदर द स्टॉर्म। अब वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी विकट परिस्थितियों का सामना करना बिना किसी नुकसान के, किसी विकट परिस्थितियों का सामना करना बिना किसी नुकसान को उठाए। अब सुनिए ध्यान से, सिंपल सिचुएशन है क्या? विदाउट बीइंग हार्म? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। टू डील विद द सिचुएशन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे समस्या से जूझना नहीं। टू डील विद सिंपल सिचुएशन विदाउट हार्मिंग एनीवन, सिंपल सिचुएशन का तो बोले ही नहीं है। क्या बोल रहा है? टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों का सामना करना विदाउट बीइंग हार्म, किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे अगर कोई आप यात्रा कर रहे थे, मान लीजिए ट्रैकिंग करने के लिए गए आप। अब ट्रैकिंग करने के लिए जब आप गए तो बहुत, मान लीजिए वहाँ पे तूफान आ गया या कुछ आ गया, लेकिन ट्रैकिंग जो करते समय आपको कोई असुविधा नहीं, तूफान आया भी तो आपने उसका डटकर मुकाबला किया और फाइनली आप क्या पहुँच गए? आप अच्छी परिस्थिति में पहुँच गए या सुरक्षित अपने घर पर पहुँच गए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस चीज़ से बिलोंग करता है? 9 वाला जो है आपको अंडरलाइन सब्स्टिट्यूशन दे बताया गया है। और अगर 9 वाला एक तरफ से मैं देखूं तो मेरा ये मानना है कि ईडीएम्स का ही क्वेश्चन आया है। किसका आया है? ईडीएम्स का क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन फ्रेज लिखा हुआ है। अरे रे रे, पढ़ाने नहीं दोगे कंप्यूटर महाराज? पढ़ाने दो हमको जरा, बच्चों को। अपने हिसाब से चलने लगते हो कभी कभार तो आप। चलिए, अंडरलाइन फ्रेज लिखा हुआ, फ्रेज लिखा हो या ईडियम्स लिखा हो तो आप ये मान के चलें कि वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है। आपको समानार्थी बताना पड़ता है, मीनिंग ही आपको बताना। विनय मिस द फाइट, सॉरी मिस्ड हिज फ्लाइट बट गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टेंसेज एंड द फ्लाइट क्रैश्ड इन द सी। देखिए, विनय की फ्लाइट हो गई मिस, और लेकिन उसके साथ में एक अच्छी बात ये हुई कि जो फ्लाइट में वो जाने वाला था उस फ्लाइट में वो गया नहीं, और वो फ्लाइट कुछ समय बाद में क्या हो गई? क्रैश हो गई। यानी ऐसी कैसी स्थिति हो गई? ये तो उसके लिए छिपा हुआ वरदान हो गई। छिपा हुआ वरदान हो गई ना बेटा। ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी आंसर करो, इसकी पूरी फाइल मैंने याद कराई थी, पूरी फाइल याद कराई है मेरी फाइल में। 1 से लेकर 10 के बीच में यही वाला फ्रेज आया है। कौन सा फ्रेज आया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऑफलाइन वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर 4, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी छिपा हुआ वरदान। क्या होता है बेटा? ये छिपा हुआ, एक मिनट, छिपा हुआ वरदान, छिपा हुआ वरदान। ठीक है, पहले तो आप किसी चीज़ को लेकर आए थे तो आपको लग रहा था कि अरे ठीक है यार, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। फिर जब उस चीज़ को आप यूज़ करने लगे तो आपके लिए क्या हो गया? लाभकारी हो गया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बताना है? गलत स्पेलिंग बतानी है भैया। क्या बतानी है? गलत स्पेलिंग बतानी है 10 वाले में। शुरू हो जाए तो पहला जो वर्ड है सीव, पहले तो मैं इसका हिंदी मीनिंग बता दूं, छलनी होता है सीव का मतलब। दूसरा है हीव, हीव का मतलब क्या होता है बेटा? सांस लेना। ठीक है, ठंडी ठंडी सांस लेना बेटा। वीव, वीव का मतलब क्या होता है? बुनना। कुछ बुनते हैं ना, ऊन दा सुई दा सॉरी ऊन से मम्मी स्वेटर बनाती है ना। अच्छा, किस किस ने मम्मी का हाथ का स्वेटर पहना है बना हुआ? मैंने पहना है, स्कूल में पहन के जाता था मैं, सबसे डिफरेंट दिखता था मैं। बाकी सब लोगों के कंपनी में हुआ करते थे, मेरी मम्मी के हाथ में अपनी मम्मी के हाथ की स्वेटर पहना करता था। ठीक है, जुनून, जुनून होता है ऑब्सेस का मीनिंग। सबसे देखिए, सीव में कोई स्पेलिंग गलत है? नहीं है। हीव बिल्कुल सही है, वीव बिल्कुल सही है। ऑब्सेस में ये जो एस है ना, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ऑब्सेस का मतलब क्या होता है? पागलपन या जुनून होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। एक एस को कम करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, इतना ज़्यादा एस लगा दिए हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 कैसे करना है? आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। 2 तरह के फॉर्मेट पूछे हैं एसएससी ने। 10 वाले फॉर्मेट में पूछा था इनकरेक्ट स्पेलिंग, यानी कि एक वर्ड दिया हुआ है, 4 वर्ड दिए हैं, 4 में से एक इनकरेक्ट है। अब ये 11 वाला जो फॉर्मेट है, ये किसको बता रहा है? ये इस चीज़ को बता रहा है कि पूरा जो एक सेंटेंस दिया हुआ उस सेंटेंस में से आपको एक स्पेलिंग करेक्ट करनी है। ठीक है बेटा, ये मैं कई बार करा चुका हूँ। प्रीवियस 26 जो सेट कराए हैं उनमें पूरा डेटा दिया हुआ, आप देखते जाइए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया भैया, पहले डेट देखो, 2407/203, शिफ्ट कौन सी है? 3rd। ठीक है, कोई मिलावट नहीं कर रहा हूं पेपर के अंदर में। जैसा आया है, उन्होंने जैसा पूछा है वैसा ही आपको दिया गया है। ठीक है, शुरू हो जाइए। देयर 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 चारों में सही है। वाज यहाँ पे चारों में सही है। नॉट भी सही है यहाँ पे। इनफ को लेकर लफड़ा है यहाँ पे। इनफ की स्पेलिंग यहाँ गलत है, यहाँ गलत है और यहाँ पर भी गलत है।
तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। केवल इनफ की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 1 में ही सही है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। बढ़े अब आगे की तरफ। एक बार और चेक कर लो और कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। फूड इन द बैगर्स हाउस, आई थिंक पूरा करेक्ट है यहाँ पर, ये भी करेक्ट है। इनफ को लेकर ये एरर थी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर और कोई दूसरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द प्रिंसेस फर्मली हेल्ड द डैश इन हर हैंड। प्रिंसेस ने, रानी ने फर्मली, पूरी मजबूती के साथ या पक्के तौर पर कुछ सौंप दिया। हेल्ड इन द हैंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सौंप देना। अब क्या सौंपा उन्होंने? रन की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? रैन होती है। रन, सॉरी ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, दौड़ना। रीन का मतलब क्या होता है? शासन काल। क्या होता है? शासन काल होता है। ये वाले रीन का मतलब क्या होता है? सॉरी, एक मिनट 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 एक मिनट। ये जो रीन होती है इसका मतलब होती है लगाम। और ये जो रीन होता है ये क्या होता है? किसी का साम्राज्य या शासन होता है। रेन का मतलब क्या होता है? बरसात होता है। तो देखिए, प्रिंसेस ने फर्मली हेल्ड इन हर, प्रिंसेस ने जो लगाम थी वो क्या कर रखी थी? साम्राज्य की लगाम क्या कर रखी थी? अपने हाथ में पक्के तौर से उसको पकड़ रखा था। तो लगाम विल बी ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। रीन नहीं होगा, रीन नहीं होना चाहिए। कई बच्चे इसका रीन आंसर कर कर आएंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा कि शासन की बात तो इसमें इसमें तो है नहीं है। नहीं बेटा, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। ये एक नियरेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? 12 ही फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलिए नंबर 13 पर आते हैं। 13 क्या कह रहा है? 13 वाले को अगर चेक करेंगे, मैंने कई बार बच्चों को बताया है, क्लास में भी बताया है, वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है। बेटा कौन सा वाला कंसेप्ट है? जल्दी बताइए। ये इफ वाला है। कौन सा है? इफ कंडीशन वाला कंसेप्ट है। अब जब इफ कंडीशन वाला कंसेप्ट आता है तो देखिए, पहले तो मैं इसको बना देता हूँ आपके सामने, एक पूरा फुल लेंथ फॉर्मूला बना देता हूँ। प्लीज़ बेटा पेन एंड पेपर लेकर ज़रूर बैठा करें। मेरे वीडियो लेक्चर में कुछ नया आता है तो आपको समझने को मिल जाएगा। ये मैं बना रहा हूँ एक बड़ा वाला फॉर्मूला इसका, जो पूरा होना चाहिए। अब इसका मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्या क्या वैल्यू है। एक इफ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये कॉमा इंपॉर्टेंट है और विल शैल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इफ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कॉमा आएगा और विल शैल आएगा। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। अभी इसी फॉर्मूले को देखकर मैं तोड़ के बनाऊँ, मैं विल शैल को उठा के मैं आगे रख देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं लगा देता हूँ इफ़, ये इफ़ आ गया मेरा। और कॉमा तो यूज़ नहीं कर सकता मैं, कॉमा की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? इफ़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है कि इफ़ के बाद में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इफ़ के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ कम रह जा रही है। क्या रह जा रही है? विल और शैल। तो इस वाले ब्लैंक में आना चाहिए विल और शैल आना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन सा वाला विल आएगा। इफ़ देयर इज़ नो वाटर इन द लॉगिंग, अगर लॉगिंग के अंदर पानी नहीं होगा तो मच्छर जन्म नहीं लेंगे। पानी नहीं होगा तो मच्छर जन्म नहीं लेंगे, यानी नहीं का भाव है। इसमें तो नहीं है नहीं का भाव, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे यदि पानी का जमाव नहीं होगा, यदि पानी नहीं होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्या कह रहा है? 14 को समझ लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, वो बचपन में क्रिकेट खेला करता था विद माई सिस्टर। तो देखिए भैया, बचपन की कोई घटना है, पुरानी याद की कोई घटना है, तो बेटा वो तो पास्ट टेंस में ही बनेगी। प्ले नहीं होगा, प्ले नहीं होगा। आप इसकी जगह पर कर सकते हैं प्लेड। क्या कर सकते हैं? प्लेड। एक और तरीका है इसको बनाने का, पुरानी घटना को बताने के लिए आप यूज्ड टू प्ले भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से जल्दी क्या कर दो? ईडी लगा दो भैया, पास्ट टेंस की घटना। ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। एग्जाम में वहाँ सोल्यूशन तो पूछा नहीं है आपसे, टिक लगाना है, पहला वाला टिक लगा दीजिए। सोल्यूशन आपके सामने है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे एक बार आप लोग सारे के सारे बच्चे। आपको ग्रामर करेक्ट करनी है इसमें से। द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। ठीक है, अब इसमें द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट फील्ड ऑफ, अच्छा
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं इसको हम। आपको जो करेक्शन करना है बेटा यहाँ पर हिस्टोरियंस का, यहाँ पर ये हिस्टोरियंस में एस की ज़रूरत नहीं है। जब दा लग गया आगे तो इसका मतलब इसने इसको ऑलरेडी प्लूरल कर दिया है। द हिस्टोरियन आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। जो हिस्टोरियंस हैं यानी हिस्ट्री के जो तथ्य हैं या हिस्ट्री को जो बनाने वाले लोग हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा असेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। इसमें एस की ज़रूरत नहीं है अलग से बताने की, आप इससे कंफ्यूज ना हो कि आर लगाए। जैसे देखिए एक वर्ड होता है पुअर, पुअर का मतलब होता है एक गरीब, आ पुअर। एक होता है पुअर्स, पुअर्स का मतलब होता है बहुत सारे गरीब। अब ये जो पुअर्स है ना इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं दा पुअर। क्या बोल सकते हैं? दा पुअर। सुनिए इसमें भी आर लगेगा, प्लूरल है, और इसमें भी आर लगेगा। सर आपने इसमें एस क्यों नहीं जोड़ा? नहीं बेटा एस नहीं जोड़ेंगे, जब आगे दा लग जाता है ना तो वो ग्रुप ऑफ बना देता है। क्या बना देता है? ग्रुप बना देता है, और प्लूरल ग्रुप बनाएगा, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? आर आएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, इज इट करेक्ट टू यू? Okay, let's see. Now question number 16. If you see in the question number 16, you will get your answer very soon. That here we have a word to plus ing. भी आपको मैंने पढ़ाया है, टू के साथ में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो शुरू हो जाइए। टू के साथ में सेकंड फॉर्म है, गलत हो गया। नो वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं है, और तो आएगा नहीं यहाँ पर, ये भी कैंसिल। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। डोंट बी सो कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन, जस्ट इफ यू हैव सीन टू, जस्ट यू हैव टू ऐड वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट। इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इन्फिनेटिव। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर अभी तक आपने एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप जाकर कहीं पर भी किसी भी सोर्स से एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए आप, है ना। अभी ऑफलाइन बैच में तो अभी कुछ समय बाद में स्टार्ट होगा, अभी टाइम लगेगा बेटा, अभी एक से 2 हफ्ते लग जाएंगे तब स्टार्ट होगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, आसान आसान है। जितने फॉर्मूले अभी आ रहे हैं उतने तो कवर कर ही सकते हैं हम, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। इसका कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ इतना देखो सेकंड फॉर्म किस में बदलती है? वाज वर थर्ड फॉर्म में बदलती है। शुरू हो जाइए। द न्यूज़पेपर वाज रेड, ये रेड पढ़ा जाएगा, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे लिखा, रीड जाएगा बाय मी। आई थिंक सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस एंड यू हैव टू मेक इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बनाते समय हमको जस्ट क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म। वाज आ रहा है, गलत है। हैड आ रहा है, गलत है। विल आ रहा है, गलत है। सेकंड फॉर्म। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, रीड, रेड, रेड। लिखा एक समान जाता है, रीड रीड रीड। पढ़ा कैसा जाता है? रीड, रेड, रेड। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू? ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। चलिए भाई जवानों, एक और क्वेश्चन आता है आपके पास में एक्टिव पैसिव वॉइस का। मेरे ख्याल से मेरे सिर से ये क्वेश्चन ढक रहा होगा यहाँ आसपास में, मेरे को ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा ढकेगा तो हम ढक जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप लोग। अब देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, आप सब आपको पैसिव वॉइस बताना है। एक बार एक्टिव वॉइस का पूछ लिया, आप पैसिव वॉइस का पूछ रहे हैं। पेन एंड पेपर रेडी रखें, फॉर्मूला आपको बना के दे रहे हैं, और ये फॉर्मूले 25 सेट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक बार बना लेंगे तो ध्यान रहेगा। तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रखोगे? यहाँ पर। ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, हैज़ हैव के नीचे क्या आ जाएगा? हैज़ हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म के नीचे क्या आ जाएगा? बीन, और फिर क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब आ गया बाय, बाय के बाद में सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आपको उसको शॉर्ट आउट करना है, कैसे करेंगे? सर ज़रूरत की चीज़ें, वन ऑफ द ग्रुप, ये पूरा सब्जेक्ट है, हैज़ थर्ड फॉर्म आ गई। एन अनडाइजेस्टेबल क्रिटिसिज्म, अच्छा अगेंस्ट भी लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगेंस्ट द मैनेजर, ये हो गया अदर वर्ड। ज़्यादा मत सोचिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखिए। ऑब्जेक्ट क्या है? अनडाइजेस्टेबल क्रिटिसिज्म, अनडाइजेस्टेबल क्रिटिसिज्म, अनडाइजेस्टेबल क्रिटिसिज्म। देखिए क्वेश्चन में हैज़ हैव आ रहा है ना, तो आंसर में भी हैज़ हैव होना चाहिए। पहले वाले में तो हैड आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। दूसरे वाले में वुड आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरे वाले में वाज आ रहा है, कैंसिल हो गया। लास्ट वाले में हैज़ हैव का क्या रहेगा? हैज़ हैव रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। बेटा आज का जो पेपर है थोड़ा सा लेंदी पेपर है, और ध्यान रखें वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो जाए लेकिन आपकी सफलता में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपकी सफलता बहुत
बहुत ज़्यादा टाइम ना ले, आपकी सफलता में ज़्यादा लंबापन ना हो, है ना। आप जल्दी से जल्दी सफल हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर मैं 19 की तरफ मूव करता हूँ और 19 क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज करके आपको बनाना है। क्या करना है, प्रॉपरली सेंटेंस को आपको अरेंज करना है। अब अरेंजमेंट के अंदर मैं आपको हर बार एक तरीका बताता हूँ। अभी एसएससी सीजीएल के जो पेपर हुए थे पिछले 2023 के अंदर, उसके अंदर तो ज़्यादातर एक ही टेक्निक काम कर रही है। ये टेक्निक 10 में से करीब 7 टाइम काम करेगी, 3 टाइम काम नहीं करेगी। 10 में से 7 बार आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आंसर सही होगा, 3 टाइम गलत हो सकता है। ऑलमोस्ट 70% सही होने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखो, बी और बी सेम ऑप्शन है ना, सी और ए, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, इनकी ज़रूरत ही नहीं। अब देखो बी से ही सेंटेंस शुरू स्टार्ट होगा, और क्यों होगा मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा। मैं आपको करना क्या है, सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे और आपको सिर्फ इतना देखना है बी के बाद में सी आएगा कि बी के बाद में डी आएगा, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। देखिए, ओलंपिक गेम्स एथलीट्स फेस्टिवल ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीक वाज रिवाइव्ड इन द 19th सेंचुरी। पहले तो 19वीं शताब्दी की बात की गई है, और ये इसके अंदर आ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बताया गया था कि सबसे पहले ओल्डन टाइम आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा। तो पहले ओल्ड टाइम और बड़ा टाइम आना चाहिए। सेंचुरीज यानी शताब्दी एक बड़ा टाइम है। अब सेकंड फेज में देखिए क्या होने वाला है। करंटली, अचानक से करंटली थोड़ी ना आ जाएगा। क्यों भाई, एक बात बताइए, करंटली का मतलब तो वर्तमान समय होता है। उससे पहले कुछ और टाइम देखिए, 19 सेंचुरी ये आ रहा है, यहाँ पे 1970 आ रहा है, यहाँ पे 1980 आ रहा है। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें, समय के हिसाब से क्रम देखें, तो ऑप्शन 1 तो ये होगा, ऑप्शन 2 100% सी होगा। और मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ, आपका यही आंसर होने वाला है एग्जाम के अंदर। देखिए, बिफोर 1970, 1970 से पहले द गेम्स वर ऑफिशियली लिमिटेड टू द कॉम्पिटिटर विद द एमेचर स्टेटस। पहले क्या होता था, केवल शौकीन लोग ही इसमें जाते थे कंपटीशन के अंदर, ठीक है, जो ओलंपिक्स होता था। बट इन 1980, लेकिन 1980 में मैनी इवेंट्स वर ओपन फॉर द प्रोफेशनल एथलीट्स। पहले क्या होता था, ये कुछ ही लोगों के लिए खुला था, लेकिन 1980 के अंदर ये सभी प्रोफेशनल्स के लिए खुला रहा वो। अब आएगा डी। अब करंटली आएगा, वर्तमान की घटना आएगी। करंटली द गेम आर ओपन टू ऑल। अब ये गेम क्या सबके लिए ओपन है। पहले था भैया शौकीन लोगों के लिए, फिर प्रोफेशनल लोगों के लिए, अब ये सबके लिए ओपन है। इवन द टॉप प्रोफेशनल एथलीट्स इन द बास्केट एंड फुटबॉल आर सॉसर। फुटबॉल का एक और मीनिंग क्या होता है, सॉसर भी होता है। अब क्या चाहिए मेरे को, ए चाहिए। द ओलंपिक गेम्स हैव कम टू रिगार्डेड द वर्ल्ड फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। और अब क्या माना जाता है उसको, दुनिया का सबसे अच्छा खेल माना जाता है, उच्चतर खेल माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। इस टेक्निक से आप करोगे तो आपका समय बचेगा, हर चीज़ बचेगी, आपके समय बचेगा, आपके पास में थोड़ा ब्रेन भी बचेगा, तत्काल आंसर आएगा। सेम ऑप्शन वाली टेक्निक हर बार काम करती है, मैंने देखा है 10 में से 7 बार। एक आध बार तो भैया मिस हो जाती है ना, एसएससी है भाई, इतना बड़ा पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो हर बार ऐसा हलवा क्वेश्चन थोड़ी ना दे देगा आपको। अब देखिए, क्या इसमें टेक्निक लग सकती है, ए बी सी डी, इसमें नहीं लग सकती टेक्निक। इसमें आपको तो पढ़ना पड़ेगा, और कैसे पढ़ना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है। देखिए ध्यान रखिए, देयर फोर से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, तो बी तो थर्ड वाले को तो कर दीजिए आप कैंसिल। इट इज हाईली स्पीड। इट बेटा आपके पास में क्या प्रोनाउन है, तो कोशिश करें प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू ना हो, आप सब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करें। तो ये यहाँ पर डी वाला भी कैंसिल हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये वी, वी भी एक प्रोनाउन है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करें, प्रोनाउन को थोड़ा नेग्लेक्ट करें, नाउन से सेंटेंस को शुरू करना पढ़ना शुरू करेंगे। सी से मैं शुरू करता हूँ। साइंस फिक्शन इज द genre which manifested itself the use of scientific premises often the fantastic manner in the narrative। देखिए साइंस फिक्शन के बारे में बात की जा रही है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में लोग हमेशा के आकर्षित रहते हैं, और यह वैज्ञानिक का केंद्र भी है। कई बार हम लोगों ने फिक्शन की कई कहानियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कई मूवीज़ आती हैं, फिक्शन मूवीज़ आती हैं, तो उनको हम देखते हैं। वो जो चीज़ है उसके बारे में ही चर्चा की गई है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया अपने पास में सी। सी के बाद में आप क्या रखेंगे, डी रखेंगे। इट इज़ हाई सीप्ड इनटू द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और ये तेजी से क्या कर रही है, हमारे आज के युग के अंदर ये समावेश कर रही है ना। फिक्शन, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम लोग बात नहीं कर पाते थे, एक मैसेंजर होता था, लेकिन अब क्या है, देखो मोबाइल है,
आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं कितने डिस्टेंस पर बैठा हुआ हूँ आपके घर से, करीब 50 किलोमीटर, करीब 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पे, तब आप मेरे को पढ़ पा रहे हैं, है ना। मैं तो ऑल इंडिया में पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कोई बंदा केरल का हो, कोई बंदा JNK का हो, कोई राजस्थान का हो सकता है, कोई 7 सिस्टर स्टेट का बंदा हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए, हकीकत में इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। अब देखिए आगे बी आएगा, देयरफॉर इसीलिए इट इज़ ऑफन सजेस्टेड द कॉग्निटिव एक्सचेंजमेंट एंड इट इज़ नेसेसरी टू मीन थ्रू द SF इज यूजली अंडरस्टैंड। देखिए देखिए यहाँ पर ये आया है कि अब धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ों को पहचान रहे हैं, उन अजनबी चीज़ों को पहचान रहे हैं। अब हमको समझ में आता है मोबाइल के अंदर कि क्या फिक्शन है क्या नहीं है। अब इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी और आई थी, SF टेक्नोलॉजी आई थी, या SF एक वर्ड यूज़ किया गया है। अब वो क्या बचा हमारे पास है, वी रिकॉग्नाइज सम एक्सपेक्ट ऑफ एन SF। इसका मतलब कुछ सुपर फिक्शन हो सकता है या सुपर इफेक्ट हो सकता है, सुपर फिक्शन नैरेटिव विद द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सम एलिमेंट आर एस्ट्रेंज फ्रॉम द रियलिटी सो एज टू टूक अस द अनरियल वर्ल्ड। देखिए क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स तो सही हैं कि हाँ वाकई हैं फिक्शन स्टोरीज के अंदर, जैसे कुछ हथियार बताए गए, जैसे तलवार बताई गई तो हमने देखी है तलवार, बंदूक बताई गई देखी है। लेकिन कई ऐसी मूवीज बनती है उनमें बंदूक अलग है, वो लेजर टेक्निक वाली बंदूक बना रहे हैं या साउंड वेव पे काम कर रही है, तो ये सब अभी अपन ने देखी नहीं है ये वैल्यू। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये हमारे लिए क्या बनती है, ये कभी कभार हमारे लिए सच्चाई से या कल्पना से परे हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर भैया, सबसे बड़ा पैराग्राफ है ये। मैंने जो 26 सेट कराए हैं ना, 26 सेट में से ये सबसे बड़ा पैराग्राफ। तो बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सर हमारे लिए वीडियोस बना रहे हैं, सर ने जो हमने डिमांड की थी उसको पूरा किया जा रहा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, जो भी कुछ होता है भैया वो कर दो जाकर जाकर। यूट्यूब पर और 10-12 बटन हो तो वो भी दबा दो, है ना। चलो अब आगे देखिए क्या करना है हमारे पास में। गिवन क्वेश्चन दिया है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, तो बस जस्ट शुरू हो जाइए। एनी डैश दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज सैटेलाइट। ऐसी कोई भी चीज़ जो प्लैनेट के आसपास में घूमती है उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो क्या घूमेगा, पीस घूमेगा, टुकड़ा, कोई शरीर घूमेगा, बॉडी, बीइंग, नहीं, ऑब्जेक्ट घूमेगा। ऑब्जेक्ट घूमता है, सैटेलाइट क्या एक ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। अब क्या बोल रहा है ये, अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है मदर अर्थ। एक मिनट, हाँ देखा ना ये इसका ऐसा ही है। हमारा ये पेन है ना, जब मैं किसी को कोई क्वेश्चन अच्छा वाला कराऊंगा ना तो ये अटक जाता है थोड़ा सा, भी सही कर देते हैं इसको हम। सही हो गया। मदर सैटेलाइट हैज़ नेचुरल सैटेलाइट इज द मून। देखिए मदर अर्थ हैज़ अ नेचुरल सैटेलाइट इन द मून। भैया चंद्रमा हमारा क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। द अर्थ इज सर्कल्ड बाय अ लॉट ऑफ मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और पृथ्वी के आसपास भी क्या करा, बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगा दी हैं, ठीक है। इन 1957 द सोवियत स्पुतनिक वाज द फर्स्ट टू बी डैश इनटू स्पेस। देखिए सोवियत स्पुतनिक एक पहला उपग्रह था जिसको स्पेस में भेजा गया था। तो स्पेस में अगर किसी भी चीज़ को भेजोगे तो लॉन्च किया जाएगा, सीधा सा वर्ड है। स्पेस के अंदर किसी भी चीज़ को भेजोगे तो क्या करेंगे, लॉन्च। टॉस्ड नहीं करेंगे, टॉस्ड का मतलब टकराना होता है। लॉब्ड भी नहीं होगा, फ्लोटेड तैरना भी नहीं होगा, ठीक है। चेंज करूंगा मैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन कहाँ से ड्रॉ हो रहा है हमारे पास में, यहाँ से ड्रॉ हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 23। There are currently a number of artificial satellites launched into the space by various nations. विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। द सैटेलाइट्स मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू टॉक ऑन फोन, टेलीविजन, प्रेडिक्ट द वेदर मैप, वेरियस सरफेस ऑफ द अर्थ, लर्न अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव। तो देखिए जब सैटेलाइट भेजी जाती है तो उससे क्या क्या फ़ायदे, हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, मौसम की घटना के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं और मैप्स को भी देख सकते हैं जिस धरती पे हम रह रहे हैं। हाउ डज अ सैटेलाइट गेट स्टार्टेड, एक सैटेलाइट कैसे स्टार्ट होती है। इट टिपिकली लॉन्च इनटू द स्पेस बाय मींस ऑफ रॉकेट। रॉकेट के द्वारा इसको स्पेस में लॉन्च किया जाता है। आफ्टर असेंडिंग इनटू द थिनर लेयर अबव द अर्थ, जैसे ही वो पृथ्वी की पतली परत में पहुंचती है, द सैटेलाइट इज रिलीज फ्रॉम द रॉकेट।
सैटेलाइट को रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। फॉर अ सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च, एक सफल सैटेलाइट लॉन्च के लिए अ रॉकेट स्पीड इज़ केयरफुली कैलकुलेटेड, रॉकेट की जो स्पीड है केयरफुली कैलकुलेट होनी चाहिए एंड कंट्रोल्ड, और कंट्रोल की जानी चाहिए। इवन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस पुश्ड टुवर्ड द अर्थ एंटायर्स ग्रेविटी, क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर स्पेस में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी से खिंचता है वो नीचे को। जैसे मैं यहाँ से ऊपर पत्थर फेंकूंगा, पत्थर ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा हमारे पास में। द इनर्शिया ऑफ द मोशन विल प्रोपेल ऑब्जेक्ट इनटू द स्पेस, और जो मोशन ऑफ इनर्शिया वो क्या करता है, प्रोपेल करता है किसी भी रॉकेट को स्पेस के अंदर पहुंचाने के लिए। ठीक है। इफ इट हैज़ ओन वेलोसिटी ऑफ द मोशन, उसकी खुद की वेलोसिटी होती है, खुद का मोशन होता है। वैन द ऑर्बिटल वेलोसिटी एग्जैक्टली राइट, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी बिल्कुल सही हो, दीज टू अपोजिशन फोर्सेज आर बैलेंस। देखिए कैसे, ये मैंने रॉकेट लॉन्च किया, अब इसको हमारी अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है। अगर ये दोनों सही से बैलेंस नहीं है, अगर इसकी स्पीड कम है, इसकी एनर्जी कम है, तो अर्थ की ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी। और अगर इसकी स्पीड और एनर्जी अर्थ की ग्रेविटी से थोड़ी ताकतवर है तो उसको ऊपर छोड़ देगी, रॉकेट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया है, फोर्स बैलेंस्ड एंड कॉजिंग द सैटेलाइट टू, अब क्या करता है वो सैटेलाइट को क्या कर देगा, सैटेलाइट टुवार्ड द अर्थ वाइल होवरिंग ओवर इट्स सरफेस, वो क्या करता है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में उसको भेज देता है। उसके बाद में सैटेलाइट ऐसे गोल गोल घूमती है, पहले ऐसे चली गई, फिर मुड़ गई और फिर गोल गोल घूमेगी। तो वो क्या करता है, भड़काता है, स्थिर करता है, भड़काता तो नहीं है भैया। ठीक है। वो क्या करता है, माइग्रेट, पलायन करता है, नहीं। क्या सैटेलाइट जंप करती है, नहीं, मूव करती है। सैटेलाइट क्या करती है, मूव टुवार्ड द अर्थ, पृथ्वी की ओर मूव करती है ना, होवरिंग ओवर द सरफेस, और पृथ्वी के सरफेस के ऊपर मंडराती रहती है। ओवर के साथ में हमेशा ओवर प्रपोजिशन आता है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अ सैटेलाइट इज सेड टू बी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट व्हेन इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 24 आवर पीरियड, एक पीरियड के अंदर क्या कर, एक 24 घंटे के अंदर क्या करती है सैटेलाइट, एक चक्कर लगा लेती है, उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। इट डजंट चेंज व्हेन कंपेयर टू द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस जो अर्थ का सरफेस है और जो वो उसकी जो घूमने की गति है वो लगभग बिल्कुल बदलती नहीं है, वो बिल्कुल मैच करके ही चलती हैं एक दूसरे से। आगे क्या बोल रहा है बेटा वो, वो बोल रहा है आगे, कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया, पॉइंट ऑफ कंपेरिजन। दीज ऑर्बिट्स आर टिपिकली यूज्ड बाय द सैटेलाइट, मेरे साथ सिर आ रहा होगा तो मैं सिर को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ। सैटेलाइट फॉर द कम्युनिकेशन एंड वेदर्स, ठीक है, वो क्या करता है, वेदर कम्युनिकेशन के काम में आती है सैटेलाइट। रेडियो रिसीवर एम्पलीफाइज और द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, भैया अरे रुको रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, एक लाइन कहाँ पे रह गई। द कैमरा ऑन वेदर सैटेलाइट टेक्स पिक्चर एंड सेंड देम बैक टू द अर्थ, भैया सुनिए, पृथ्वी है, पृथ्वी आ गया, अब ये सैटेलाइट घूम रही है चारों तरफ से, ये इसका फोटो पिक्चर वगैरह सारे के सारे कवर कर रही है, वो मौसम की घटना दे रही है, सेल फोन, ये फोन, वो फोन, सारे के सारे फोन बता रही है। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं वो, दीज आर हेल्पिंग, मेरे साथ शेर आ रहा होगा तो देख लेना, मैं ऐसे हो जाता हूँ, शायद चला जाए मेरा सिर, और हो जाता हूँ मैं, ऐसे कट जाता हूँ। दीज आर हेल्पिंग एड इन द वेदर फोरकास्टिंग, रेडियो रिसीवर एम्पलीफाइंग एम्पलीफायर एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैन वेव बैक टू द फ्रिक्वेंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन सैटेलाइट रिसीव। देखो भैया 24 वाले ऑप्शन में उन्होंने ये बोला है, कुल मिला के ये हो रहा है कि वो जो सैटेलाइट है सारे के सारे सिग्नल देती है, तो वो क्या करती है, मैसेजेस हमको सेंड करती है। डिस्चार्ज का मतलब तो हटाना होता है, लोकेट का मतलब किसी के स्थान के बारे में पता करना होता है, डिलीवर भी नहीं होगा, सारे के सारे मैसेज देती है, सेंड वेव्स। ठीक है, अलग अलग एरिया से देती है वो हमको। अब क्या बोलता है, द बीमिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट्स आर पार्क टू चूज द अनदर मस्ट नॉट बी इंटरफेयर विद वन अनदर। तो देखिए भैया, जो सैटेलाइट के जो सिग्नल हैं, कोशिश ये रहती है कि वो दूसरे सैटेलाइट के सिग्नल से या उसकी बीम से टकराए नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट रहें। टेलीविजन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूजिंग अब तो आ रहा होगा, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स एंड साइंटिस्ट कैन डैश साइंटिफिक डेटा फ्रॉम द न्यूमरस सैटेलाइट। तो देखेंगे भैया, टेलीविज़न में क्या होता है कि डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, पहले एंटीना आते थे ना, एंटीना सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते थे और उस सिग्नल से हमारी टेलीविजन चलते थे। लास्ट ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या करेंगे भैया,
साइंटिस्ट कैन, क्या कर सकते थे साइंटिस्ट? लास्ट बताने दो यार। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, अब बैच भी आ गया है ऑफलाइन वाला, उसको भी कवर करना है यार हमको। ये 25 में क्या करेंगे? एसेस करेंगे। क्या करेंगे? पहुंच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहुंच होना चाहिए। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? उस हद तक पहुंच रहे हैं। तो ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छे से मेहनत कीजिए बेटा, अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।